which have like changed the complete game about hernia surgeries. Welcome to Inside India. This is Shekhina. Let's get into the latest national updates. Reacting to the Comptroller and Auditor General CAG report on public health infrastructure and management of health services, Delhi Minister Majinder Singh Sesa launched a sharp attack on Chief Minister Arvind Kejriwal. Sesa alleged that the report exposes another case of Kejriwal's corruption, claiming that it details mismanagement and irregularities in Delhi's healthcare sector. He accused the Kejriwal government of looting Delhi in the name of hospitals and health services, highlighting reported issues such as the lack of power supply in Mohalla clinics. He further asserted that the CAG report will reveal Kejriwal as Kattar Beiman, which means completely dishonest, as he vowed that his findings would be presented in the Delhi Assembly today. The report is expected to intensify the political battle over governance and public welfare in the capital. आज अरविंद केजरीवाल जी के घोटालों की एक और कैग रिपोर्ट दिल्ली के विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी। किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने हॉस्पिटल सेहत सर्विसेज के नाम के ऊपर दिल्ली को लूटने का काम किया, हॉस्पिटल बनाने के नाम के ऊपर किस तरह से तय बजट से 350 करोड़ रुपया फालतू जो उन्होंने करप्शन के लिए अपनी जेबों में डालने का काम किया, किस तरह से मोहल्ला क्लिनिक जिनको कहते थे अमेरिका कनाडा देखने आता, उसमें बिजली ही नहीं थी, बिना बिजली के मोहल्ला क्लिनिक चले और उनको किराया भी देता रहे और लूटते रहे दोनों हाथों से दिल्ली को जो लूटने का काम किया था। आज दूसरी कैग रिपोर्ट भी बताएगी अरविंद केजरीवाल जी आपके सारे चिट्ठे खोलेगी और बताएगी कि तुम कट्टर बेईमान हो, कट्टर बेईमान हो। आज अरविंद केजरीवाल जी के घोटालों की एक और कैग रिपोर्ट दिल्ली के विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी। किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने हॉस्पिटल सेहत सर्विसेज के नाम के ऊपर दिल्ली को लूटने का काम किया, हॉस्पिटल बनाने के नाम के ऊपर किस तरह से तय बजट से 350 करोड़ रुपया फालतू जो उन्होंने करप्शन के लिए अपनी जेबों में डालने का काम किया, किस तरह से मोहल्ला क्लिनिक जिनको कहते थे अमेरिका कनाडा देखने आता, उसमें बिजली ही नहीं थी, बिना बिजली के मोहल्ला क्लिनिक चले और उनको किराया भी देता रहे और लूटते रहे दोनों हाथों से दिल्ली को जो लूटने का काम किया था। आज दूसरी कैग रिपोर्ट भी बताएगी अरविंद केजरीवाल जी आपके सारे चिट्ठे खोलेगी और बताएगी कि तुम कट्टर बेईमान हो, कट्टर बेईमान हो। आज अरविंद केजरीवाल जी के घोटालों की एक और कैग रिपोर्ट Pune Commissioner of Police Amitesh Kumar confirmed the arrest of the accused in the Pune bus rape case, stating that he was detained from Gunat village around 1:10 am with the help of local residents. Expressing gratitude to the villagers, he announced plans to visit Gunat to honor them for their assistance in the operation. Kumar further stated that after completing the necessary formalities, the accused was officially arrested and will be produced before the court today. The Pune police have decided to appoint a special counsel and aim to fast-track the case to ensure swift justice. He also emphasized ongoing efforts to prevent such crimes in the future, reaffirming the commitment to strengthening law enforcement measures. कल रात 1:10 के आसपास स्वारगेट रेप बस टर्मिनल रेप इंसिडेंट के आरोपी को गुनाट गांव से डिटेन किया गया था। इसमें क्राइम ब्रांच, जोन 2, स्वारगेट पुलिस स्टेशन, रिक्रूट्स, आरसीपीज ऐसे अलग अलग पथक करीब 500 अधिकारी और कर्मचारी इस ऑपरेशन में पिछले 3 दिन से थे। कल इसमें गांव के जो गुनाट गांव के करीब 400 से 500 नागरिकों का इसमें बहुत सहकार्य मिला। हमें इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी आती थी, हमारे लोगों को पूरी सुविधा, उनके लोग मोटरसाइकिल्स पे खुद जो खेती की एरिया थी, जो शुगर केन की
फील्ड्स थी उसमें उन लोगों ने खुद से जा कर के बहुत ही अच्छा मेहनत और हमें मदद किया। हमारी डॉग स्क्वाड ने अलग अलग जगह की लीड्स दी, जिस लीड्स के आधार पे हमें काफ़ी पॉजिटिव उसकी रिजल्ट मिली। ड्रोन कैमराज जिसमें थर्मल इमेजिंग युक्त कैमराज थे, वैसे ड्रोन कैमराज का यूज़ किया गया था और उसकी भी काफ़ी फ़ायदा इसमें हुई थी। हमें देरी ज़रूर हुई लेकिन कल फाइनली आरोपी को अरेस्ट किया गया है। मेडिकल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद आज सुबह उसको अरेस्ट किया गया है, कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और एक वाटर टाइट केस इन्वेस्टिगेशन, एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन और वाटर टाइट केस बनाने की दृष्टि से हम लोग पूरी तरीके से प्रयत्नशील हैं। इसमें स्पेशल काउंसिल की नियुक्ति की जाएगी और एक फास्ट ट्रैक तरीके से इस मैटर को हम आगे ले जाएंगे और जल्दी से जल्दी आरोपी को सजा मिले, इसके लिए हम पूरी तरीके से प्रयत्नशील रहेंगे। शहर में महिला सुरक्षा की डिटेल ऑडिट पिछले 3 दिनों में की गई है। जो भी वल्नरेबल स्पॉट्स हैं, हॉटस्पॉट्स हैं, निर्जन स्थल्स हैं, डार्क एरियाज है, टेकड़ीज हैं, इस प्रकार की पूरी एरियाज की सेफ्टी ऑडिट की गई है और कुछ नए सिरे से इसमें उपाय योजना की जा रही है। पेट्रोलिंग, इस प्रकार के स्पॉट्स को ध्यान में रखते हुए पेट्रोलिंग, QR कोड बेस्ड इंटेंसिव पेट्रोलिंग की भी योजना वापस एक रीजुविनेशन के साथ एक रीस्ट्रेंथन करने की दृष्टि से की जा रही है और हमें विश्वास है कि हम इस प्रकार की घटना को आगे ज़रूर प्रिवेंट करने में हमें यश मिलेगा। पुणे शहर पुलिस दल कल Newly appointed Securities and Exchange Board of India, CBI Chairman Tuhin Kanta Pandey expressed his commitment to assuming his new role, stating that the government has given responsibility. I will go there and join. Pandey, who previously served as the Secretary of the Department of Investment and Public Asset Management, brings extensive experience in financial policy and governance. His tenure at SRB is expected to focus on strengthening market regulations, enhancing investor protection, and ensuring greater transparency in India's financial markets. I just got the order yesterday, and the government has given the responsibility. I'll go there. I just make out, when I will go. So when is the last day then? Do you have any clarity over here? No, not yet. I think yesterday got the order. Thank you. Sir, so what will be challenging Priority areas. What will be priority areas? No, as I said that I am yet to join, so let me take over. But you have been speaking about the growth of the market even during the budget Yes, and the conversation. stability, something- But what in that context, sir, what do you think? Where is the market standing, and how does the regulatory body play a role right now? Well, I think I will not speak at this moment. Let me take over. Yeah? Thank you. Thank you so Thank you much. so much. I just got the order yesterday, and the government has given the responsibility. UP Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya expressed confidence that the BJP would secure a big majority in the 2027 state elections, just as it did in 2017. Taking a dig at the Samajwadi Party, he claimed that its future is bleak, comparing the party to a sinking boat with members preparing to abandon it. In a sharp jibe, he remarked that SP is on the verge of becoming a Sampatwadi party, finished party. His statement reflects the BJP's aggressive stance ahead of the upcoming elections as the party continues to position itself as the dominant political force in Uttar Pradesh. 27 में तीसरी बार भाजपा सरकार 2017 की तरह बड़े बहुमत से बनने जा रही है। समाजवादी पार्टी का भविष्य अंधकारमय है, उसकी नाव में बड़ा सा छेद है, उसमें जो बैठे हैं अभी भी उतर के भागने की तैयारी में कि डूबने वाली है। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी सर, कांग्रेस आज अपने अभियान की शुरुआत कर रही है आजमगढ़ से और वो हर विधानसभा में 3-3 सभाएं करेंगे। नहीं, वो 3-3 नहीं 30-30 सभाएं कर ले, लेकिन अभी कांग्रेस का खाता नहीं। सवाल है 27 में तीसरी बार भाजपा Union Minister and BJP National President JP Nadda inaugurated the 9th National Summit on Good and Replicable Practices and Innovation in the Public Healthcare System in Puri, Odisha. In his address, he lauded the achievements of the National Health Mission NHM, calling its progress very impressive.
Highlighting improvements in the maternal mortality ratio (MMR), he stated that Odisha is making rapid advancements in reducing maternal deaths and has positioned itself as a leading state in this area. Emphasizing a positive outlook, he urged stakeholders to focus on the achievements in the healthcare sector while continuing efforts for further improvements. His remarks underscored the government's commitment to strengthening public health infrastructure across the country. इसलिए बहुत अच्छा काम नेशनल हेल्थ मिशन ने किया है और मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा जो प्रोग्रेस है वो बहुत ही इम्प्रेसिव प्रोग्रेस है। अभी एमएमआर के बारे में बातचीत हो रही थी, मुकेश जी ने उड़ीसा जिसके बारे में कई बार चर्चा होती थी कि उड़ीसा में हेल्थ में ये कमी थी वो कमी थी, कभी इस बात की चर्चा होती थी। आज वो एमएमआर मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो में आज वो तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और उसने अपने आप को देश में स्थापित किया है। आज वो आईएमआर में अंडर 5 मोर्टेलिटी में। और मैं हमेशा कहता हूं कि ऑलवेज लुक टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड। ग्लास आधा खाली है या आधा भरा हुआ है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए बहुत अच्छा काम नेशनल हेल्थ मिशन ने किया है। Karnataka Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar has voiced strong opposition to the One Nation, One Election proposal, stating that his party is firmly against it. He further emphasized the support for women reservation. Speaking on the matter of delimitation, he insisted that any such process should require a two-thirds majority. Unless there is a two-thirds majority, there will be no delimitation, he reaffirmed. ವಿಂಗಡಣೆ ಬಗ್ಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಿದೆ ಸರ್. ಸಿಎಂ ಸಹ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿದು ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ವಿ ಆರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್. ವಿ ಆರ್ ಫಾರ್ ವುಮನ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್. ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರೇ ಆ ವುಮನ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ನ ಮೇಡಮ್ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ವುಮನ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ and she approved in Rajya Sabha. We are against one nation, one election. We are for Mahila reservation. Delimitation ಆದ ನಂತರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ that is our stand. That's all. Delimitation, if delimitation has to be done, it should be two-third majority. There is no two-third majority, it will not happen. ನಿನ್ನೆ ಹಿಂದೆ ವಿಂಗಡಣೆ ಬಗ್ಗೆ ದಕ್ಷಿಣ RJD leader Tejashwi Yadav reacted to the recent Bihar cabinet expansion, stating that it would not make any significant difference, attributing the move to internal matters within the BJP. He claimed that this would be the last cabinet expansion by Nitish Kumar, emphasizing that such an opportunity would not arise again. Yadav expressed confidence that the people of Bihar would form an NDA-free government in 2025. And acknowledged Nitish Kumar as an elder and respected figure, but suggested that the Chief Minister was no longer capable of running the state. According to Yadav, Nitish Kumar lacked vision and roadmap for the future, continuing with outdated schemes. He concluded by pointing out that the people of Bihar, after giving him a chance for 20 years, were now saying enough is enough. होना चाहिए। हुआ है मंत्रिमंडल का विस्तार, तो आप समझिए कि आखिरी बार नीतीश कुमार जी मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं। अब मौका मिलने वाला नहीं है। बिहार की जनता ने 2025 में एनडीए मुक्त सरकार जो है बनाने जा रही है और इस बार हमें पूरा भरोसा है कि हम लोगों को मौका मिलेगा। पूरे बिहार के लोग, हर जात के लोग, हर वर्ग के लोग अब बिहार को जो है आगे बढ़ाना चाहते हैं। नीतीश जी हमारे बुजुर्ग हैं, इसलिए हम आदर सम्मान करते हैं, लेकिन अब बिहार चलाने लायक वो सक्षम नहीं रह गए, अब योग नहीं रह गए, थके हुए हैं, ना कोई विजन है उनके पास, ना कोई रोड मैप है। वही घसीटा फसीटा योजनाएं चला रहे हैं जिससे बिहार के लोग जो हैं लगातार नीति आयोग के सूचकांक में अगर देखें साक्षरता के मामले में बिहार सबसे फिसड्डी है। प्रति व्यक्ति आय और निवेश में बिहार सबसे फिसड्डी है। किसानों के आय में बिहार सबसे फिसड्डी है। बेरोजगारी में, महंगाई में, पलायन में, गरीबी में बिहार नंबर 1 है।
20 साल नीतीश जी को बिहार के लोगों ने मौका दिया। अब बिहार की जनता कहती है बस इस बार और नहीं। इस बार मुझे पूरा विश्वास है, हम नौजवान हैं, हमारे पास विजन है, रीजन है और एक मौका बिहार के लोगों से चाहते हैं कि एक मौका आप देकर होना चाहिए। Leader of opposition in the Rajasthan Assembly, Tikaram Joly, clarified that the protest was solely over the objectionable comments made about former Prime Minister Indira Gandhi. He accused the ruling side of not wanting to run the House effectively. Joly stated the impasse has ended. The CM himself has spoken about expunging the remarks made. देखिए सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूँगा कि सदन के अंदर जो गतिरोध था, मेरे द्वारा कल मुख्यमंत्री जी से बात की थी। आज मुख्यमंत्री जी ने मुझे और हमारे सचेतक महोदय से बात करके हमें बुलाया और वार्ता का प्रस्ताव रखा। हालांकि प्रस्ताव जिस प्रकार से था वो आप सब लोगों के सामने है। हमारा गतिरोध इंदिरा गांधी जी के ऊपर जो अमर्यादित टिप्पणी थी उसको लेके था। इसके अलावा हमारा कोई इशू नहीं था और इस टिप्पणी को हटवाने के लिए ही 7 दिन का गतिरोध इन लोगों ने पैदा किया, जो नहीं करना चाहिए था। मैं समझता हूं इंदिरा गांधी जी हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री, जिनका नाम सब लोग बड़ी श्रद्धा से लेते हैं। देश को एकजुट रखने में, आतंकवाद को खत्म करने में उनकी जान चली गई, वो शहीद हो गई। प्रधानमंत्री रहते हुए उनके सीने में 36 गोलियां लगी। उन्होंने आम पब्लिक के लिए, चाहे बैंकों को, चाहे रियासतों का विलय, परमाणु विस्फोट और यही नहीं, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने तक का काम किया। खुद बीजेपी के नेताओं ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं याद करना चाहूँगा, उन्होंने दुर्गा का अवतार बताया था। उनके लिए इस प्रकार की टिप्पणी की और मैं समझता हूं जो सत्ता पक्ष ने आज काम किया, ये उसी दिन 1 मिनट में हो जाता तो ये 7 दिन का गतिरोध इस प्रदेश के अंदर नहीं रहता। मैं पहले भी कह चुका हूं, मुख्य इसमें भूमिका सरकार के मंत्रियों की है, क्योंकि उनका काम, उनकी परफॉर्मेंस सही नहीं है। मुख्यमंत्री जी खुद नाराज हैं और वो नहीं चाहते कि सदन चले। लेकिन चूंकि आज नेता सदन ने बुलाया, बात की, हमने उनकी बात को मानते हुए आज ये जो गतिरोध है उसको खत्म करने का काम किया। और मैंने उनसे आग्रह भी किया है, भविष्य में इस प्रकार के गतिरोध पैदा नहीं हो तो अपने मंत्री या उनके साथी हैं उनको जरूर इस चीज की ताकीद करें कि सत्ता की जिम्मेदारी है सदन को चलाने की। इस प्रकार से राजस्थान की जनता के लिए, आज आप कह रहे हो कि हम राजस्थान की जनता का खून पसीने के पैसे से सदन चल रहा है, ये बात तो हम 7 दिन से कह रहे हैं जो आप आज कह रहे हो। उससे पहले आपको ये बात सोचनी चाहिए थी और इस सदन का गतिरोध खत्म करना चाहिए था। जिम्मेदारी तो आखिर सदन के नेता की और अध्यक्ष जी की ही है, पर फिर भी जो हुआ ठीक हुआ, गतिरोध समाप्त हुआ, सदन चलेगा, राजस्थान की जनता की बात सदन के अंदर आएगी। ये बात मैं कहना चाहता हूं। सवाल ये सहमति कैसे बनी? सहमति आप लोगों के सामने ही है। हमने कल बात की थी, आज सदन के नेता ने हमको बुलाया और उसके बाद जो प्रस्ताव आया उसमें दोनों ही पक्षों ने मिलके, क्योंकि उनकी तरफ से खुद मुख्यमंत्री जी ने शब्दों को हटाने की बात कही है और ये भी इतना गतिरोध बनता नहीं, आज तक की परिपाटी रही है। अगर सदन का नेता आके कह देता है तो उसके बाद माफी जैसा कोई शब्द या कोई खेद या किसी प्रकार का कोई ईगो बचता नहीं। सदन का नेता कह देता है कि भाई ये गतिरोध खत्म करे, आगे शुरू करे, तो शुरू हो जाता है। लेकिन काफी समय लगा उस चीज में, लेकिन जो हुआ हो गया। जो 7 दिन का समय लेगा उसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? देखिए जिम्मेदार मैं सत्ता पक्ष को ही मानता हूं। जो काम इन लोगों ने आज किया वो 7 दिन पहले भी कर सकते थे। देखिए
Rajni Sharma, the Executive Deputy Commissioner of Lahaul Spiti, provided an update on the recent snowfall in the district, stating Lahaul Spiti has been experiencing heavy snowfall for the last 3 to 4 days. All roads PWD and BRO have been closed, and NH3, which connects the district to Manali, is also closed. Sharma added that the snowfall is still ongoing, and once it stops, road clearance work will begin. He also mentioned that efforts to restore electricity in the affected areas would commence once the snowfall ceases. जैसा कि आपको विदित है कि लाहौल स्पीति में पिछले 2-3 दिन से काफ़ी बर्फबारी हो रही है और ख़ास तौर पे पिछले 24 से 36 घंटे से काफ़ी बर्फबारी हुई है। इससे पूरा जिला हमारा प्रभावित हुआ है। इस समय हमारे जो जितने भी रोड हैं वो PWD के हों चाहे BRO के हों, लाहौल उदयपुर के, वो सारे रोड फिलहाल बंद हैं। और जो हमारा NH03 है जो मनाली से कनेक्ट करता है, मनाली ले नेशनल हाईवे, वो भी फिलहाल बंद है। बर्फबारी का दौर अभी भी जारी है और जैसे बर्फबारी रुकेगी तो इन सभी सड़कों को खोलने का कार्य PWD और BRO की तरफ से शुरू किया जाएगा। इसके अलावा हमारी बिजली की फिलहाल 55 DTRs अफेक्ट हुई हैं और ये लाहौल और उदयपुर दोनों इलाकों में है। जैसे ही बर्फबारी रुकती है तो जिन जिन इलाकों में अभी बिजली नहीं है उसे भी रिस्टोर करने की कोशिश की जाएगी। अभी जो 33 kV लाइन आती है हमें धुंधी से, वो भी फिलहाल फॉल्टी है और केलांग को भी थिरोट पावर हाउस से ही बिजली दी जा रही है। इसके अलावा पानी की स्थिति जो है वो विंटर्स के हिसाब से सामान्य है। मैं सबसे यही अनुरोध करूंगा कि बर्फबारी के मौसम में आप घर से बाहर ना निकलें। एहतियातन आज हमने जितने भी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो सारे बंद रखे हैं। कल लाहौल उदयपुर में लोकल हॉलीडे है तो कल वैसी छुट्टी है और आगे की स्थिति का हम कल जायजा लेकर आगे की स्थिति के बारे में डिसीजन लेंगे। लेकिन सबसे यही मेरा अनुरोध है कि आप घर से अनावश्यक तौर पर बाहर ना निकलें, क्योंकि DGREIMD की तरफ से 2400 मीटर से ऊपर वाले इलाकों में हिमस्खलन की भी चेतावनी लगातार दी जा रही है। तो आप अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें और किसी भी आपात स्थिति में आप DDM में या पुलिस से संपर्क करें ताकि आपकी मदद की जा सके। धन्यवाद। Odisha Deputy Chief Minister Pravati Parida announced that a summit of all health ministers in the country is being organized in Odisha. Reflecting on tourism, she recalled a conversation with Prime Minister Modi, who mentioned that MICE meetings, incentives, conferences and exhibitions tourism alongside spiritual tourism will create employment opportunities. Parida highlighted the success of foreign delegates staying at the eco-retreat in Konark, calling it a key promotional aspect of Odisha tourism. She expressed confidence that Odisha would take the lead in MICE tourism this year. देखिए ऐसे नहीं है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद यूनियन हेल्थ मिनिस्टर भी है। हेल्थ देश भर के हेल्थ मिनिस्टर की एक सम्मेलन उड़ीसा में पुरी में हो रही है। मुझे जैसे प्रधानमंत्री जी बोल के गए हैं कि नॉट ओनली स्पिरिचुअल टूरिज्म, माइस टूरिज्म विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। उसके हिसाब से हर एक जो नेशनल लेवल का सेमिनार है, कन्वेंशन है, वो ओडिशा में हो रही है। और मुझे सबसे अच्छी लगी कि यहाँ वैदेशिक मंत्री भी इको रिट्रीट कोणार्क में रह के गए, माने यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष में आए, वहाँ भी वो भी रहने गए इको रिट्रीट में। इको रिट्रीट इज ए प्रमोशनल एस्पेक्ट ऑफ ओडिशा टूरिज्म। ओडिशा ट्रेड बाजार जब लग रही है, इसके यही उस टाइम पे ही इको रिट्रीट में राष्ट्रीय अध्यक्ष का होना ओडिशा में माइस टूरिज्म का बड़ा खुलासा करती है कि इस साल में ओडिशा माइस टूरिज्म में सबसे आगे आएगी। धन्यवाद। देखिए ऐसे नहीं है, हमारी राष्ट्रीय The impasse in the Rajasthan Assembly has ended, with the State Parliamentary Affairs Minister stating that the CM wanted to ensure that the House runs smoothly. Both the CM and I were in touch with Congress leader Rafiq Khan to end this stalemate and have further emphasized all members should attend that assembly. विधानसभा के इतिहास में आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा।
पक्ष और विपक्ष में गतिरोध होता रहता है, लेकिन अगर कोई माननीय सदस्य अड़ियल रुख रखे, अपनी गलती का रियलाइजेशन नहीं करे, सदन हो, राजनीतिक दल हो, उसको हाईजैक करने का प्रयास करे तो वो ठीक नहीं है। लेकिन मैं आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत प्रयास किया, सकारात्मक पूरा रुख रखा और उनके मन में कहीं न कहीं इस बात की पीड़ा थी कि सदन नहीं चलना ठीक नहीं है। वो खुद चाहते थे सदन चले, परंतु बार बार प्रयास के बावजूद भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ ऐसे महान नेता है जो इसको लंबा करना चाहते थे। फिर भी मैं प्रतिपक्ष के नेता रफीक भाई को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारी बात का मान किया। पिछले 2 दिनों से मैं लगातार उनके संपर्क में हूं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी उनके संपर्क में थे और हमने उनसे विनती की कि कोई न कोई आधार तो गतिरोध तोड़ने का बनना ही पड़ेगा। मैंने जैसे आपको पहले भी कहा था कि मैं उनको घर जाने तक को तैयार था, मैं छोटा नहीं हो जाता, मैं माफी मांग लूं, कोई छोटा नहीं हो जाता है, परंतु कोई बात नहीं, आखिरकार सब ठीक हो गया। अंत अच्छा तो सब अच्छा। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि गतिरोध पहले टूट सकता था अगर मुख्यमंत्री जो पहले आज दिखे वो पहले भी कर सकते। मेरा आपसे पुनः मैं अब चूंकि गतिरोध टूट चुका है, अच्छा वातावरण है, लेकिन उसमें किसी न किसी की जिनकी मुख्य भूमिका है वो आप समझ जाओगे। वो नहीं चाहते थे गतिरोध तोड़े, आज भी वो नहीं चाहते थे गतिरोध टूटे। ये तो मानता है कि प्रतिपक्ष के नेता ने उनके सारे कथन को याद करते हुए उनकी तरफ से माफी मांगी। गतिरोध टूटने के बावजूद जो निलंबित विधायक थे उनमें से केवल एक संजय जाटव सदन में दिखे और टोटल 26 विधायक ही थे जो 66 उस दिन आना चाह रहे थे। कल हाईजैक करने का परिणाम है। माननीय सभी विधायक आना चाहते थे, परंतु राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और अंतर करने का परिणाम है कि उन सब विधायकों को कहीं न कहीं प्रभावित किया गया है कि वो नहीं जावे। मेरा ऐसा मानना है। अब मन में कोई कष्ट या पीड़ा नहीं रखनी चाहिए, विधानसभा में आना चाहिए। और उनके दल के विधानसभा के सर्वोच्च नेता ने जब सभी घटनाक्रम पर और उनके व्यवहार पर, उनके द्वारा की गई अमर्यादित टिप्पणी पर क्षमा याचना कर दी है, माफी मांग। Well, that's a wrap for Inside News. Keep watching CVR English.